नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में एक काफी चर्चित नाम की, ज़ोहरान ममदानी। जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी। हाल ही में उन्होंने कह सकते हैं चौंकाने वाली जीत हासिल की। पूर्व गवर्नर एंड्रू क्वोमो को हराकर मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन जीता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल है न्यूयॉर्क में। क्वोमो एक बहुत बड़ा नाम थे। हाँ, और इसी ने काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल, और ज़ोहरान की कहानी भी आप देखें तो काफी दिलचस्प है। हाँ, उनके पेरेंट्स भी काफी जाने माने हैं। जी, फिल्म निर्माता मीरा नायर और शिक्षाविद महमूद ममदानी। उनका जन्म युगांडा में हुआ था। अच्छा, युगांडा में? जी। और फिर वो न्यूयॉर्क कब आए? करीब 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए थे। तो आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज़ोहरान ममदानी है कौन और उनकी राजनीति किस तरह की है। हाँ, उनके सफर को थोड़ा देखते हैं। जन्म आपने बताया 1991 में कंपाला, युगांडा में। जी, बचपन फिर कई जगह बीता, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क शहर। हाँ, और यहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की, जो काफी प्रतिष्ठित स्कूल माने जाता है। और कॉलेज उन्होंने बॉडविन कॉलेज से किया, अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री ली। अच्छा, लेकिन राजनीति में आने से पहले भी वो कुछ और कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, वो एक हाउसिंग काउंसलर थे। मतलब जो कम आय वाले घर मालिक होते हैं उनको बेदखली से बचाने में मदद करते थे। तो जमीनी स्तर का काम। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि इसी काम ने उन्हें शायद सामाजिक मुद्दों और फिर राजनीति की तरफ प्रेरित किया। ये बात तो है, जमीनी अनुभव अक्सर एक अलग दिशा देते हैं। और एक और चीज मैंने पढ़ी थी, वो संगीत से भी जुड़े थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। वो हिप हॉप संगीतकार भी रहे हैं। यंग कार्डमम या मिस्टर कार्डमम के नाम से रैप करते थे। अच्छा। और इतना ही नहीं, अपनी माँ की जो फिल्म थी क्वीन ऑफ कार्टवे, उसके म्यूजिक सुपरवाइजर भी थे वो। अरे वाह, तो काफी अलग अलग तरह के अनुभव रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए, उसके सदस्य बने। डीएसए, हाँ, ये अमेरिका में एक अहम संगठन है। बिल्कुल, जो चुनावी राजनीति के जरिए समाजवादी लक्ष्यों की बात करता है, मतलब आर्थिक और सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दे। सही। और फिर वो चुनाव लड़े। हाँ, 2021 में वो क्वींस के एस्टोरिया इलाके से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। और उसके बाद भी जीते। हाँ, 2022 और फिर 2024 में वो दोबारा चुने गए। असेंबली सदस्य के तौर पर उन्होंने कुछ खास काम किए। जी, उनके कुछ कामों में जैसे न्यूयॉर्क सबवे सेवा के लिए बजट जुटाना शामिल है। एक मुफ्त बस पायलट प्रोग्राम शुरू करवाया। अच्छा, मुफ्त बस? हाँ, और अपने इलाके एस्टोरिया में एक पावर प्लांट का प्रस्ताव था जो काफी विवादास्पद था, उसका उन्होंने विरोध किया। तो ये काम उनकी प्रगतिशील सोच को दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब ये मेयर पद की उम्मीदवारी क्योमो पर जीत के बाद अब वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। और उनके चुनावी वादे क्या हैं? वो भी इसी लाइन पर होंगे। हाँ बिल्कुल, वो शहर में करीब 2 लाख किफायती घर बनाने की बात कर रहे हैं। 2 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए बहुत जरूरी भी। इसके अलावा सिटी बसों को मुफ्त करना, पब्लिक चाइल्ड केयर का विस्तार करना, और ये भी एक दिलचस्प वादा है, शहर द्वारा चलाए जाने वाले किराना स्टोर खोलना। सरकारी किराना स्टोर? जी, और किराया नियंत्रण को और मजबूत करना। ये सब मुद्दे न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में आम लोगों से सीधे जुड़े हैं। और इन वादों के लिए उन्हें समर्थन भी मिल रहा होगा। हाँ, बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेस एओसी जैसे बड़े प्रगतिशील नेताओं का उन्हें समर्थन है। लेकिन जाहिर है, जब इतना बड़ा उलटफेर होता है और ऐसी नीतियां सामने आती हैं तो आलोचना भी होती होगी। निश्चित रूप से आलोचना भी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक जैसे बड़े प्रकाशनों ने उनके अनुभव की कमी पर सवाल उठाए हैं। अच्छा। और उनके एजेंडे के कुछ पहलू कितने व्यवहारिक हैं, इस पर भी बात हुई है। और एक आरोप मैंने सुना था, प्लांटेड सोशलिस्ट वाला। हाँ, ये आरोप भी लगा है। आलोचक कहते हैं कि उनके माता पिता के जो संबंध हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन से या जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से या कतर सरकार से फंडिंग की बातें होती हैं। तो उनका तर्क ये है कि इनकी जो जमीनी समाजवादी छवि है वो शायद बाहरी समर्थन से बनी है, एक तरह से प्लांटेड है। अच्छा, ये एक गंभीर आरोप है और राजनीतिक विरोध भी तेज होगा। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें 100% कम्युनिस्ट पागल तक कह दिया। अरे बाप रे। और भारत में भी कंगना रनौत ने उनकी आलोचना की थी, ऐसा जिक्र आता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर उनका जो स्टैंड है, हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ, वो इजराइल की नीतियों के काफी मुखर आलोचक हैं। और बीडीएस मूवमेंट यानी बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट और सैंक्शंस आंदोलन, उसका वो समर्थन करते हैं। ये वही आंदोलन है जो इजराइल पर आर्थिक और सांस्कृतिक दबाव बनाने की बात करता है। जी हाँ, फिलिस्तीनी मानवाधिकारों के समर्थन में उन्होंने असेंबली में एक बिल भी पेश किया था, नॉट ऑन आवर डाइम। इसका क्या मतलब था? इसका मकसद था कि न्यूयॉर्क की जो चैरिटीज हैं वो वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को फंड ना भेज पाएं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। अच्छा। हालांकि ये भी नोट करना जरूरी है कि उन्होंने अक्टूबर 7 के हमास हमलों की निंदा की थी। बिल्कुल। उसे युद्धअपराध बताया था। लेकिन फिर भी विवाद हुआ था। हाँ, बाद में उनकी एक रैली में इंतिफादा को ग्लोबलाइज करो जैसी टिप्पणी इस्तेमाल हुई, जिस पर बहुत विवाद हुआ। इस शब्द के मायने काफी संवेदनशील है। बिल्कुल। आलोचकों ने इसे हिंसा के आह्वान की तरह देखा। उनके समर्थक शायद इसकी अलग व्याख्या करते हों। उनकी पहचान भी इस चुनाव में एक अहम फैक्टर है। जी, अगर वो चुने जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले दक्षिण एशियाई मेयर होंगे। पहले मुस्लिम मेयर भी। हाँ, पहले मुस्लिम और पहले मिलेनियल मेयर भी। ये अपने आप में न्यूयॉर्क की बदलती डेमोग्राफी और राजनीति को दिखाता है। और वो अपनी इस पहचान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं शायद। हाँ, वो अपने कैंपेन में हिंदी, उर्दू, बंगाली, स्पेनिश जैसी भाषाएं इस्तेमाल करते दिखे हैं। बॉलीवुड फिल्म दीवार का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, ये दिलचस्प है। जी। तो अगर हम सार देखें तो ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की राजनीति में एक युवा, काफी प्रगतिशील और कह सकते हैं तेजी से उभरते हुए चेहरे हैं। बिल्कुल। उनका सफर युगांडा से शुरू होकर न्यूयॉर्क असेंबली और अब मेयर पद की उम्मीदवारी तक पहुंचा है। वो एक ऐसे शहर का वादा कर रहे हैं जो ज्यादा किफायती हो, जहां पब्लिक सर्विसेज बेहतर हो, सामाजिक न्याय हो। हाँ, लेकिन साथ ही उनके जो समाजवादी विचार हैं, इजराइल पर उनका जो कड़ा रुख है
और उनके परिवार की पृष्ठभूमि से जुड़े जो विवाद या आरोप हैं वो उन्हें एक जटिल और कुछ हद तक विवादास्पद उम्मीदवार भी बनाते हैं। तो ममदानी की उम्मीदवारी सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के लिए ही नहीं बल्कि शायद अमेरिकी राजनीति में जो बड़े बदलाव चल रहे हैं, प्रगतिशील लहर, पहचान की राजनीति, उन सबका एक प्रतीक है। सही कहा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि न्यूयॉर्क शहर और वहां की राजनीति अब किस दिशा में जाती है। हाँ, और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि ममदानी जैसे उम्मीदवार जो स्थापित ढांचे से हटकर दिखते हैं, क्या वो सच में व्यवस्था को बदल पाते हैं, या फिर उन्हें धीरे धीरे उसी व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है? ये सवाल तो है। बिल्कुल, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।